உங்க விஜய் நான் வரேன். सत्ता का सिंहासन अब किसी की जागीर नहीं, ये तो जनता की बदलती तकदीर की तस्वीर है। विजय की ये जीत केवल वोटों की गिनती नहीं, बल्कि शोषितों की उम्मीदों की नई ताकीद है। और विचारों का संगम जब वोट की ताकत बनता है तब महलों की नींव हिलती है और जनगण का राज आता है। कल तक जो स्क्रीन पर एक्शन करते थे, अब वे करेक्शन करने को तैयार हैं। उत्तर की बहन जी और दक्षिण की अम्मा के बाद अब तमिलनाडु ने अपना थलपति चुन लिया है। बिल्कुल, अब तमिलनाडु ने अपना थलपति चुन लिया है। உங்க விஜய் நான் வரேன். नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया और आप देख रहे हैं अंतर्दृष्टि विचारों का संगम। और मेरे साथ हैं इस सफर के हम सफर मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथी। आज 4 मई 2026 तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब सत्ता किसी की विरासत नहीं, बल्कि जनता की वसीयत है। अष्टभुजा जी, एक सिविल सेवा का लंबा सफर तय करने के बाद और उसके विश्लेषण को समझने के बाद जो मैं अब ये समझ पा रही हूँ कि आने वाला समय तमिलनाडु के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक बेहतरीन एक्टर के रूप में तो मजे हुए ही थे ही, लेकिन अब वो एक बेहतरीन प्रशासन की नींव रखने को तैयार हैं। जहां दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए उसको जमीनी धरातल पर लाना था, वहीं दूसरी तरफ इतिहास के पेरियार के महिला और अछूत के जन उद्धार से संबंधित आत्मसम्मान और अंबेडकर के सामाजिक न्याय और निर्दलों के मूल अधिकार के विचार तथा के कामराज के संतुलित प्रशासनिक मॉडल और लोक कल्याणकारी विचारधारा को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। और यह ठीक वैसा ही दिखता है जैसे उत्तर भारत में काशीराम जी ने बहुजन क्षेत्र में जन चेतना जगाई थी। आज तमिलनाडु की धरती पर फिल्म स्टार थलपति विजय उसी चेतना को तमिल अस्मिता से जोड़ते हुए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश कर दिया है। बिल्कुल अष्टभुजा जी, जैसा कि अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं और कहते हैं कि 12 बजे तक के रुझान ही लगभग सत्य की परिपाटी पे बैठते हैं, तो टीवी के तमिलनाडु में आने वाली है। और जब ये पार्टी आएगी तो आप देखिए 2024 में ये पार्टी बनी और 2 साल में ये सीएम के रूप में मुख्य चेहरा थलपति विजय जी का आने वाला है। तो आप ये देखिए कि एक नई नींव रखी है वहां की जनता ने। और सबसे अच्छी बात ये है कि जनता ने परिवर्तन को स्वीकार किया है, और मुझे लगता है कि इस तरह के परिवर्तन पूरे देश में होने चाहिए और लोगों को बंधे बंधाए चेहरों से निकलकर नई विचारधाराओं को, नए समावेशन को और नए लोगों को काम करने का मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर सत्ता में परिवर्तन होता रहता है तो राज्य के दशा दिशा में भी ठीक ठाक परिवर्तन होता है। बिल्कुल।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो तमिलनाडु का इतिहास और वहाँ की धरती इस बात का गवाह है कि जो संगीत, कवि और फिल्मी दुनिया से शुरू होकर के आज फिर उसी फिल्मी दुनिया ने वहाँ की राजनीति और सत्ता के गलियारों में अपना परचम लहरा दिया है। जो 1950 के दौर में शुरू होकर अन्ना दुरई से लेते हुए के करुणानिधि और एमजीआर से होते हुए जयललिता तक पहुंची और आज थलपति विजय के रूप में एक नए अवतार और रूप में दिख रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूँ वो ये चीज है कि वहां की जनता नए प्रयोगों का सदैव स्वागत करती है और उत्तर भारत को इससे सीखने की जरूर आवश्यकता है कि नए चेहरों को और नई प्रतिभाओं को मौका देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जैसे जैसे आप समाज में पार्टी का बदलाव होता है तो इससे विशेष लाभ आम जनता को और हमारे गरीबों को होता है। और इसमें एक चीज और भी है कि जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सर कि जैसे कि साउथ की मूवीज में दिखाते हैं कि कमजोर वर्ग का और नीचे तबके का, गरीब लोगों का, जिस तरह से ये लोग अपनी मूवीज में चित्रण करते हैं, उनको साथ देने का प्रयास करते हैं और वो चीज इनकी राजनीति में भी दिखती है। बिल्कुल, आपने एक जय भीम मूवी है, आपने उसको देखा ही होगा। बिल्कुल, कि किस तरह से एक दलित के साथ कितनी दुर्दशा उसकी होती है, लेकिन अंत में उसको वहाँ सिर्फ अपने नागरिक अधिकार या वोट के अधिकार की ही बात थी। मुझे तो ये लगता है सर वहाँ के एक्टर्स से हमारी बॉलीवुड को काफी कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के एक्टर्स अगर किसी रोल्स को प्ले कर रहे हैं तो कम से कम जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो वो केवल धन इकट्ठा करने का काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जिस भी क्षेत्र में होते हैं अपने राज्य का विकास भी करते हैं और नीचे तबके के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लेकर के आप नीचे साउथ के जितने भी आप राज्य हैं उनको आप देख लीजिए, वहाँ सशक्तिकरण उत्तर भारत से बहुत बेहतरीन दिखता है। इतना ही नहीं मनुप्रिया जी, वहाँ के जो फिल्म स्टार हैं और फिल्म की जो संस्कृति है वह अपने इतिहास के गाथा और गौरव को बरकरार बनाए हुए हैं और दक्षिण भारत के पहचान, प्रतिष्ठा और सम्मान से कभी समझौता नहीं किया है। जबकि आप जिन बॉलीवुड फिल्मों की बात करती हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता है कब बदल जाएंगे, कौन सा रूप ले लेंगे। बिल्कुल, इस चीज को मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी कि साउथ की मूवीज में जो नग्नता है वो नहीं दिखाते हैं और जो हमारी संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति जो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में गौरव करने वाला कुछ नहीं, भारतीय संस्कृति में गौरव करने वाले अनेक इतने तत्व हैं जिनकी अगर हम चर्चा करें, जिनका बखान करें तो शायद समय कम पड़ जाएगा। तो कम से कम उस चीज को आगे लेकर चलते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अपीलिंग लगती है अष्टभुजा जी वहां पे, वो ये है कि कम से कम उन्होंने इस चीज को, जैसे आप उत्तर भारत में आप ले लीजिए, कोई व्यक्ति कितने भी विचारों, अच्छे विचारों के साथ लेकर के कोई नए पार्टी एजेंडे के साथ आता है, लेकिन लोग इतने थके हारे और इतने बोझिल लोग हैं कि रटे रटाए सिद्धांतों पे चलने के आदी हो चुके हैं। पता नहीं क्यों परिवर्तन स्वीकार ही नहीं उनसे होता है। अभी बिहार चुनाव को आप ले लीजिए और उससे पहले आप उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति चल रही है। तो धर्म होना चाहिए लेकिन अतिरेक नहीं। अतिरेक किसी भी चीज का सदैव बहुत नुकसानदायक होता है। अष्टभुजा जी, थलपति विजय जी ने जो अपनी पार्टी में जो मुख्य चुनावी वादे किए हैं, वो वादे ही अपने आप में कितने जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और आम आदमी को शामिल करते हुए कोई हवाई वादे नहीं है, लेकिन वादे इतनी बेहतरीन है जो सभी तबकों को शामिल करते हुए उन्होंने एक समावेशी क्या कहना चाहिए, लोकतंत्र की नींव रखने का प्रयास किया। बिल्कुल, उसमें आप देखेंगे कि शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, गरीब आदमी, उनके जो शादी समारोह हैं, घर की जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो या विद्यार्थी को जिसके पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसके लिए लोन आदि की जरूरत हो, तो सारे मुद्दे कितने बेहतर तरीके से पिरोए गए हैं। आप देख लीजिए, चाहे उनका वो कृषि ऋण माफी वाला मुद्दा है कि जो 5 एकड़ तक छोटे भूमिधारक हैं उनके सारे ऋण, कृषि ऋण माफ हैं और उससे बड़े कृषि होल्डिंग वाले किसानों के 50% मुद्दे माफ किए गए हैं।
साथ ही जो एकदम ग्राउंड रूट से जुड़ा हुआ है मुद्दा है आम आदमी से संबंधित, चाहे वो उनके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो या मुफ्त स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की बात हो, वो मुद्दा अपने आप में कितना प्रभावी है और लोकप्रिय है। बिल्कुल, ये तो अपीलिंग है ही। इसके साथ ही उन्होंने जो ये कि अगर महिला मुखिया, घर की महिला मुखिया मान लीजिए 60 वर्ष की महिला है, तो उनके बैंक खाते में सीधे 2500 रुपए मासिक जाएंगे और इसमें किसी बिचौलिए का नहीं, किसी का नहीं, वो सीधे सरकार के हैंड से उन्होंने करने की बात कही है। और ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ में जो एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से महंगाई देश में बढ़ चुकी है, सोना 1.5 लाख पार जा चुका है, तो उस स्थिति में जो एक गरीब आदमी होता है वो सोना खरीदने के बारे में विचार भी नहीं कर सकता, रेशमी साड़ी खरीदने के बारे में विचार नहीं कर सकता। तो उस गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी में जो उन्होंने 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी देने की जो बात कही है, और इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का जो बीमा, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए किया है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा उपहार है और उनकी सरकार आती है तो इन सारी चीजों का मुझे लगता है आम आदमी को लाभ होने वाला है। राज्य के स्तर पर इतना बड़ा कदम लेना बहुत ही सराहनीय और ड्रास्टिक कदम है, जबकि केंद्र सरकार जो पूरे देश के स्तर पर सिर्फ महज 5 लाख तक का किया हुआ है और उसमें भी घोटाले किस स्तर के होते हैं किसी की नजरों से अछूता नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब इन्हीं को अगर इन साउथ के स्टेट्स की आप डेवलपमेंट देख लीजिए, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था देख लीजिए, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाकर के काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि उत्तर भारत में केवल और केवल जनसंख्या वृद्धि और झंडा उठाने का काम किया गया है और केवल धर्म और राम के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं और नौकरी देना तो बहुत दूर है। और जो स्कूल चल रहे हैं, जो आम आदमी अपने बच्चों को थोड़ा बहुत भी शिक्षित करने की उम्मीद रखता था जिन प्राथमिक विद्यालयों से, उनको तक बंद कर दिया हो जिस सरकार ने, तो उस सरकार को भी इन राज्यों से कुछ सबक ले लेना चाहिए। बिल्कुल, दक्षिण भारत में सुविधा के साथ साथ संसाधन भी पर्याप्त है और किसी आम आदमी पर जो है बोझ भी ऐसे नहीं है कि जो उनके लिए घातक साबित हो जाए, जबकि उत्तर भारत में एक आम आदमी के लिए चाहे फीस का मुद्दा हो या हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराने का मुद्दा हो या बेटी के विवाह की बात हो, इसमें व्यक्ति का ऐसे लगता है कि जैसे पूरे संसाधन समाप्त हो जाए। बिल्कुल, और जिस तरह से दहेज व्यवस्था उत्तर भारत में व्याप्त है और आम आदमी जिस तरह से शिक्षा के प्रति एक नीरस भाव रखा हुआ है, मतलब मैं चूंकि पूर्व के अन्य वीडियोज में इस चीज को कह भी चुकी हूँ, तो मैं फिर यही बात कहूंगी कि स्किल्स के नाम पर जीरो है हमारा उत्तर भारत और स्किल्स को पैदा करना बहुत जरूरी है आने वाले समय में। अगर आप स्किल्स का आप कोई डिग्री ले रहे हैं या कहीं घर बैठ करके, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और कम से कम ये चीज जो दक्षिण भारत के जो पढ़े लिखे युवा हैं, क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो मैं जानती हूँ कि उनका जो थॉट लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, वो काफी उच्च होता है। और दूसरी चीज है कि सीखने की जो क्षमता होती है, और हमारे यहाँ क्या है कि अपना सुबह उठ करके काम कर लिया, शाम को दोपहर में सोने का जो प्रावधान लोगों ने कर रखा है। और कि हमें क्या है कि वो जो मतलब किसी जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी किया करते थे, तो हमारे एक सर थे इकोनॉमी में, वो पढ़ाते थे कि उत्तर भारत में क्या होता है कि हम चाहे चावल ऐसे छींट दें और तब भी उग जाएगा और हम धान वो चावल और दाल खा करके और आराम से सोएंगे चादर ओढ़ के। तो जो उस तरह की जो मानसिकता है उससे निकलने की बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल, आपको बता दें मनु जी कि थलापति विजय के ये जो वादे हैं वे न केवल तमिलनाडु की वर्तमान समस्याओं का समाधान पेश करते हैं, बल्कि जनता के बीच विजय की ईमानदार प्रशासक वाली छवि को भी मजबूत करते हैं। बिल्कुल, ये तो चीज है ही। आप ये देखिए कि जैसे जहाँ उत्तर प्रदेश में इतने सारे विद्यालय बंद कर दिए गए, वहीं दक्षिण भारत में जो इनका चुनावी एजेंडा है उसमें
1 से 12 तक की जो शिक्षा है उसको ब्याज ऋण मुक्त शिक्षा के लिए उन्होंने किया है और वो निःशुल्क शिक्षा के रूप में शामिल किया है। और उसके साथ ही साथ जो बेरोजगार हैं उनको 2,500 रुपए देने की बात कही है और जो वेल स्किल्ड लोग हैं उनको 4,000 रुपए, जब तक कि ऐसा नहीं कि वो जीवन भर बेरोजगार रहे, जब तक कि उनको रोजगार नहीं मिल जाता है तब तक कि उनके जीवन यापन के लिए उनको वो भत्ता देने की बात कही है। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो है अब स्कूल से बच्चों का जो ड्रॉप आउट होता है उसको रोकने के लिए हर साल 15,000 रुपए सहायता देने की बात हो रही है। जबकि उत्तर भारत में सहायता देना तो दूर की बात है, विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं। और मिड डे मील में जो भोजन दिया जाता है उसकी क्वालिटी क्या होती है इससे भी लोग परिचित ही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना के तहत वहाँ पे 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की बात कही गई और इसके साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है कि जो वहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ जो मिड डे मील बनेगा उसका रेगुलर जो है अवलोकन होता रहेगा राज्य के स्तर पर, जिससे कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको अगर हम कोई भी चीज दे रहे हैं तो वो अच्छी तरह से उनको मिले और कम से कम भरपेट भोजन कर सके। इसके साथ ही जहां उत्तर भारत में एलपीजी महंगा हो रहा है वहां वो 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं आपको ये सब तमिलनाडु के बारे में क्यों बता रही हूँ। आप तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार यहाँ कहीं रहते हैं, तो आपको क्यों बता रहे हैं? ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमारे ही भारत का एक राज्य है जहाँ इस तरह का प्रशासन चल रहा था और चलने की उम्मीद है और बेहतर प्रशासन की उम्मीद है। तो आप भी आने वाली सरकारों से जमीनी स्तर पर इन चीजों का मुकम्मल वादा लें और ये उम्मीद ही ना करें कि वो ऐसा करेंगे, बल्कि उनसे पुख्ता दस्तावेज के साथ ये मांग करें कि हमको ये चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपको ये तुलनात्मक विश्लेषण मेरे द्वारा बताया जा रहा है। आपको बता दें मनु जी, देश का इतिहास गवाह है कि जब जब नायकों ने जनता के आंसू पोंछने का वादा किया और दुख दर्द को दूर करने का कसम खाया, तब तब आम जनता ने उसे सिंहासन तक पहुंचाया है। विजय की यह जीत तमिलनाडु के लिए नए युग की पहली किरण है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि नायकों ने और जिनके एक प्रश्न है बहुत बड़ा जिसपे हमारे देशवासियों को सोचने का और विचार करने की बहुत आवश्यकता है, वो ये कि ऐसे लोगों को प्रशासन में मत लाइए जिनके परिवार नहीं है, क्योंकि वो आपका दुख दर्द नहीं समझ पाएंगे। और ये चीज जो हमारी पुरानी मानसिकता या जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हुई है कि जिनका परिवार नहीं होता वो किसके लिए इकट्ठा करेंगे, जिनका परिवार नहीं होता वो ज्यादा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो वर्तमान परिदृश्य इस चीज से अब आप लोग तो समझ ही रहे होगा सारी चीजों को, मैं क्या कहूँ। लीजिए आप उत्तर भारत के नेता के परिवारों को और उनकी गाढ़ी कमाई और संपत्ति को देख लीजिए, इतिहास से लेकर के आज तक खंगाल करके देख लीजिए, वो सबको पता है कि उनके पास संपत्ति कितने रूप में है, कितना वैध है, कितना अवैध है। बिल्कुल, और सबसे मेन चीज ये है कि इस चीज से ऊपर उठने की जरूरत है कि कोई राजा है, कोई बैरागी है तो उसको बैठा देंगे, नहीं। जिसके विचार अच्छे हैं, जिसका संतुलित विजन है, जिसके चुनावी एजेंडे ही ठीक नहीं है, चुनावी एजेंडों में समावेशन दिखना चाहिए। और दक्षिण भारत में जो एक खास पैटर्न देखा जाता है कि वो धर्म और जाति पे वहाँ चुनाव कम होते हैं। मीट और मांस और हिंदू मुस्लिम इन सबको पीछे छोड़ते हुए आम जनता की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है। जो हमारा नीचे का तबका है, जो लोग गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको ऊपर लाने की बात होती है, विद्यालय स्थापित करने की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने की बात होती है। तो इन मुद्दों को हमें भी अपने प्रदेश में अपने नेताओं से मांग करनी चाहिए और आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए किसी भगवान के कल्कि का अवतार होने का इंतजार मत कीजिए। आप में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कल्कि है और अपने कल्कि को जगाइए। यही मेरा कहने का पूरा लबोलबाव है आपसे। देखिए मनुप्रिया जी, तमिलनाडु में इतना ड्रास्टिक चेंज और थलापति विजय का राजनीति में इतने व्यापक और प्रभावी तरीके से अवतरण ठीक उसी तरह से है कि अब
वहां पर विकास और कल्याण किताबों के अनुच्छेद से निकलकर न्याय अब मैदान में आया है और पुरानी रवायतों को छोड़ तमिलनाडु ने नया साज सजाया है। नदियों का रुख मोड़ दे वो हौसला अब आवाम में आया है। पर्दे का नायक अब हकीकत में रहनुमा बनकर आया है। तो साथियों, आने वाला समय क्या गुल खिलाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आप सभी सजग हो जाइए और अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाइए। आपको लोकतंत्र के राजा से क्या मांगना है, ये हमने अपने हिस्से का आपके लिए जो दायित्व बनता था उसको पूरा कर दिया है। अब आपकी बारी है। तो आज की चर्चा में यहीं तक, मिलते हैं अंतर्दृष्टि के फिर किसी नए अंक में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने कीमती और अनमोल सुझावों को हमें प्रेषित जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना तो प्रेम आपका बनता ही है मेरे लिए। तो मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले अंक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार साथी। होंगे विजय।